गुड मॉर्निंग। जो अब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के जो फॉर्म्स होते हैं वो सब, या कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार हम इन्हें कह सकते हैं। तो देखिए, ये तो 3-4 तरह के होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी जो हैं वो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉर्मेशन, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। और इसके अंदर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के जो टाइप्स हैं उनके अंदर और भी आपके सब टाइप्स वगैरह आपको मैं समझाऊंगी। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ और फॉर्मेशन, ये क्या चीज़ होती है? अ कॉन्ट्रैक्ट में बी क्रिएटेड इन राइटिंग। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो या तो वो लिखित में होता है, राइटिंग में होता है, मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ, या तो हमने ओरली किया होता है ना, और इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। या फिर हम देखिए, पार्टी कंडक्ट करती है कॉन्ट्रैक्ट, और जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं यानी कि जो उस कमिटमेंट करने के जो दायरे होते हैं उसके अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। फिर पहला होता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, इज सो फॉर एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स। जो हमने ओरली किया है, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। सपोज मैं कोई सा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ किसी भी पर्सन से, बिजनेस पर्पस पे मैं चाहती हूँ, तो मैंने उसको एक्सप्रेस किया है, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो क्या बोल रहे हैं वो यही ना, कि मैंने जो प्रपोजल दिया है या मुझे किसी ने कुछ दिया था तो मैंने एक्सेप्ट किया है उसके प्रॉमिस को, ठीक है, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? सेक्शन 9 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, इज सो फॉर एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स। जो हम प्रपोजल और जो एक्सेप्टेंस होता है हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं? अदरवाइज ले रहे हैं। द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड, उसको हमने इम्प्लाइड कहा गया है। जैसे कि किसी भी पर्सन को हमने कोई काम बताया है, उसने वो किया है, तो वो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो रहा है, जिसको हमने अदरवाइज ले लिया। कहा किसी और चीज़ के लिए गया था पर करा कुछ और, ठीक है। इस तरह के प्रॉमिस को क्या कहते हैं? इम्प्लाइड। फिर जो होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय कोर्ट्स ऑर्डर। ये क्या होता है? कोर्ट के ऑर्डर से जो है क्या करा गया है इसको? एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। इसमें कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है। देखिए, पहले ये मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कोर्ट ने बनाया है, किसके एब्सेंस में? कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, दो यानी कि जो दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है कि उनका कोई एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज़, है ना। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऐसे एसेंशियल्स यानी कि कोई भी ऐसे पॉइंट्स या ऐसे तत्व नहीं हैं जिससे ये साबित होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। और इसको एक्चुअली में तो इसको कॉन्ट्रैक्ट में काउंट करा भी नहीं जाता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हो रहा है वो समझिएगा आप, ठीक है। इसलिए इसको इस तरीके से जो है डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज़ नॉट डिफाइंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कानून के दायरे में इस कॉन्ट्रैक्ट को समझाया ही नहीं गया है, क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाता है। सेक्शन 6872 डील विद सर्टेन रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। जो इस तरह के रिलेशंस होते हैं उनको क्या करा जाता है? रिसेंबल किया जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट्स में। देखिए, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है? एन ऑब्लिगेशन एनफोर्स्ड बाय द लॉ ऑन पार्टी टू अवॉइड अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ दैट पार्टी। देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि दो लोगों के बीच में जो कमिटमेंट होता है वो इसमें नहीं है। इसमें कोई किसी का किसी भी पर्सन से कमिटमेंट नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, अगला बंदा उसके लिए कुछ भी पे नहीं करता है, लेकिन उसका फ़ायदा उठा सकता है या उठाता है, इस टाइप का ये बात है। देखिए, देयर इज़ नो प्रायर एग्रीमेंट ऑफर एन एक्सेप्टेंस इन इट। इसमें कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं है जिसमें ऑफ़र या एक्सेप्टेंस हुआ हो, ना किसी ने ऑफ़र किया है ना किसी ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन होता क्या है? इट इज़ एनफोर्स्ड व्हेन एनी पर्सन एन्जॉय द बेनिफिट। जब कोई भी थर्ड पर्सन जो है, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पर जो सी है वो इनका जो म्यूचुअल जो बेनिफिट है उसका फ़ायदा ये पर्सन उठा रहा है, ठीक है। समथिंग डज नॉट पे फॉर इट।
उस चीज़ के लिए कुछ पे भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और द अदर पर्सन माइट हैव टू बियर द बर्डन ऑफ इट, और इसका बर्डन, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने कोई भी सामान जो है इनको क्या करा है, भेजा है, अब वो कुरियर सर्विस वाला लेके गया है और इनसे उस चीज़ के क्या लेना है, उनको ये पे करेंगे ना उस चीज़ के लिए, पर वो इनके पास ना जाते हुए इनके पास चला गया है और इनसे कह रहा है कि आप पेमेंट दें, तो ये क्यों देंगे, ये नहीं देंगे। लेकिन हाँ, सपोज़ अगर ऐसा है कि पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है और उन्होंने ये सामान ले लिया है, तो उसका तो इन्होंने बिना पे करे बेनिफिट उठा लिया है ना, तो ये क्वासी जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट जो एक कोई ऑफ़र या एक्सेप्टेंस जो होता है वो हमने जो एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब क्या हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो प्रॉमिस होता है एक्सप्रेस करने पर वो। फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मैंने अभी बताया था आपको कि जब क्या होता है ना कि कोई दो लोगों के बीच में कमिटमेंट किसी चीज़ के लिए क्या होता है नहीं हुआ होता है, लेकिन जैसे कि मैंने कह दिया है कि कोई पर्सन से कि आप इनकी हेल्प कर दें और वो उनकी हेल्प कर देते हैं, वो इसके लिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया है कि जब दो पार्टीज़ के बीच में कोई कमिटमेंट नहीं होता है, लेकिन उसके लिए कोई मतलब तीसरा बंदा जो बेनिफिट उठाता है, उसकी बात हमने जो है वो डिस्कस की थी। अब जो नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस। देखिए, जो एग्जीक्यूट करते हैं या परफॉर्मेंस होता है उसकी बात हो रही है, तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है when both parties have fulfilled their respective terms and obligations wherein nothing remains to be done by either party। देखिए, दो पार्टी हैं, दोनों के बीच में जो कमिटमेंट है वो उन्होंने उसको क्या करा है, जो भी नियम है उसके हिसाब से उन्होंने उसको पूरा कर लिया है। अब आगे के लिए उनके जो कमिटमेंट हैं कोई भी ऐसे नहीं रह गए कि नहीं हम ये फ्यूचर में पूरा करेंगे, नहीं, जो कमिटमेंट थे, जो नियम थे, वो उन्होंने उसी के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट पूरा कर लिया है उन्होंने। अब है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें क्या होता है, व्हेन बोथ द पार्टीज स्टिल टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, वो पूरे नियम के साथ वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इन सच कॉन्ट्रैक्ट सम एक्ट रिमेन टू बी परफॉर्म्ड एट फ्यूचर डेट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो कोई भी है कि उनमें ऐसा कमिटमेंट हुआ है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं हम फ्यूचर में जो है वो पूरे करेंगे। जैसे कि होता है जो डीलर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, उनके बीच में होता है कि भाई आपने इतना सामान भेजा है, अभी हम इतने का पेमेंट करेंगे और इतना पूरा हम सामान चेक करने के बाद करेंगे, तो ये फ्यूचर वाली बात हो गई है। फिर इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस में ये दो पॉइंट्स थे आपके एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब जो नेक्स्ट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू पार्टीज़, जो रिलेशन होता है दो पार्टीज़ का उनके अकॉर्डिंग, तो एक ये होता है यूनिलेटरल और एक होता है बाइलेटरल। देखिए, अब यूनिलेटरल में क्या होता है, इज़ वन इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, जिसमें देखिए दो पार्टीज़ होती हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो इसमें एक ने क्या करा है, परफॉर्म कर दिया है उनके जो भी नियम थे, द अदर पार्टी हैज़ परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, उनको करना है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन द कॉन्ट्रैक्ट और बिफोर इट, या तो उस जो भी एक टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड है आपका, तो उसमें एक ने तो कर दिया है और एक का करना बाकी है, ठीक है, ये वाली चीज़ है, या वो उस टाइम तक उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, तो ये यूनिलेटरल होता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, तो द वन इन विच द ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ द पार्टीज़ आर आउटस्टैंडिंग एट द सेम टाइम, जिसमें दोनों की जो कमिटमेंट है या जो भी ऑब्लिगेशंस जो उनको पूरी करनी है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। उसमें उस समय पर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का टाइम पे दोनों का जो कमिटमेंट है वो कैसा है, आउटस्टैंडिंग है। इट इज़ सिमिलर टू एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, इसको इसकी तरह भी कहा गया है, यानी कि ये है कि इसमें भी कुछ चीज़ें बात के लिए जो हैं वो रह जाती हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यूनी यानी कि दोनों ने एक साथ में उसके कमिटमेंट करने होते हैं उस सेम टाइम पर। ये बायलैटरल है, ये जो बाय वर्ड आता है ये दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो ये दोनों के कमिटमेंट की जो बात है वो बात हो गई है। जैसे इसमें फ्यूचर जो कमिटमेंट है उनका वो उस समय का भी है, और जो
फ्यूचर में भी कुछ पॉइंट्स जो हैं जो दोनों को फुलफिल करने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस भी हो चुका है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू पार्टीज़ ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी और वैलिडिटी, यानी कि यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये वाली बात। दूसरी चीज़ जो है उसमें एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। एनफोर्सिबिलिटी काई की, कानून की, वो होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट काइंड है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्यों है और कब तक है, कैसे है, तो देखिए ये हम इसमें क्या है, सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब कोई भी दो पार्टीज़ आपस में क्या करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं जो कि कानून के दायरे में रहकर करते हैं, और जो उस कानून के जो भी नियम होते हैं उस चीज़ पे दोनों का जो कमिटमेंट होता है वो बराबर होता है, फ्री कंसेंट होता है, यानी कि उनको कोई दबाव नहीं डाला जाता है या कोई गन पॉइंट पे उनसे एग्रीमेंट नहीं करवाया जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए सेक्शन 2J ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिबल। किसी भी पर्सन से हम प्रेशराइज करके कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी होते हैं, उसके भी कुछ नियम होते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट है वो है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट का, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट बिकम वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम इम्पॉसिबल। कोई से ऐसे फैक्ट की हम बात कर रहे हैं या हम ऐसा कमिटमेंट करना चाह रहे हैं कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। फिर होता है सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और अनलॉफुलनेस। तो सेक्शन 56 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट बिकम वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम अनलॉफुल, गैर कानूनी है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। गैर कानूनी काम है, यानी कि कोई भी ऐसा काम है जिसके लिए हमें कानून की परमिशन चाहिए होगी और वो हमें परमिशन नहीं मिलेगी, हम लोग को वेल क्लियर्ड है, तो फिर वो काम गैर कानूनी होता है। फिर होता है रेपुडिएशन ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो रेपुडिएशन मतलब यही होता है कि कोई भी जो भी पर्सन है उसको राइट है, उसका मतलब पूरा अधिकार है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन अ केस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल ड्यू टू लैक ऑफ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यानी कि वो अपनी आज़ादी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी, तो द पर्सन हु हैज़ अ राइट टू रेपुडिएट इट में रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपके, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2I के अकॉर्डिंग एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन of one or more parties thereon but not at the option of others or others is a voidable contract। क्या कह रहे हैं वो कि एक एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो कि अनफोर्सिबल बाय लॉ है, लेकिन जो उसके ऑप्शन है एक या उससे ज़्यादा पार्टीज़ के, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम हमारा जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम दूसरों के लिए कुछ जो कमिटमेंट करते हैं, दूसरे फिर दूसरों के लिए करते हैं, तो वो चीज़ का बोल रहे हैं कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। फिर अनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ये अन लगा हुआ है यहाँ पर, यानी कि इसका जो प्रीफिक्स है। एनफोर्सिबल बाय लॉ यानी कि कानून के दायरे में रह के हमको काम करना है, कानून का उसके अंदर पूरा कंट्रीब्यूशन होगा, तब हम जाके कोई दो पार्टीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ अनएनफोर्सिबल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि देखिए ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये वैलिड तो माना जाता है, बस इसमें जो डिफेक्ट आता है वो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं। टेक्निकल इश्यूज़ इन द सेंस स्टैम्प नहीं बना है या कुछ प्रिंटिंग या कुछ इस टाइप के जो काम होते हैं, जो क्या होते हैं बिल्कुल उसमें मतलब डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, वो कह सकते हैं आप, इस वजह से जो है इसको अनएनफोर्सिबल कहा गया है। लेकिन हाँ, बस इस कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ ये होती है कि टेक्निकल इश्यूज़ तो ठीक है, लेकिन किसी भी इम्पॉसिबिलिटी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बैड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आना चाहिए कि जो कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दे। ये कॉन्ट्रैक्ट इसको बस यही कहा जाता है कि इसमें
सारे एनफोर्सेबल बाय लॉ ही होता है, बस इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं कि हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स बाय चांस कभी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। फिर होता है इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें हम कानून को शामिल ही नहीं करते हैं, दो लोगों के बीच में कमिटमेंट हो चुका है लेकिन हमने इसमें क्या करा है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं करी हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे कंट्री का जो लॉज हैं वो हमें इस चीज़ के परमिशन नहीं देंगे, या अनलॉफुल वही बात हो गई है कि हमें उन चीज़ों की परमिशन नहीं मिल रही है कि हम वो काम कर सकें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कानून को अलग हटा के खुद के दो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं पार्टीज़ के वो साइन करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो पूरे आपके पॉइंट्स थे ये थे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। इसमें जो भी आपको डाउट हो या मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो तो आप कभी भी व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हर कंसर्निंग फैकल्टीज़ ही उनके सब्जेक्ट्स के जो डाउट हैं वो क्लियर करेंगे। मेरे सब्जेक्ट आप किसी और से पूछेंगे तो वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इट्स बेटर कि मेरी जो क्वेरीज़ हैं आप वो मुझसे ही करें।